फरजान है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं नेट जेआरएफ स्टडी सेंटर पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जे जे रूसो। तो उससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस का जो पहला पार्ट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, उसमें कुछ थिंकर्स को हमने पहले भी कराया है, जिसमें पहला हमारा था कन्फ्यूशियस, उसके बाद प्लेटो था, फिर अरस्तु था, उसके बाद मैकियावेली, फिर हॉब्स को करवाया, फिर लॉक को कराया था। तो अभी हमारा जो राइटर रहेगा या फिर ऑथर रहेगा वो है जे जे रूसो। तो आइए हम शुरू करते हैं। जे जे रूसो का पहले इंट्रोडक्शन रहेगा। पहला इंट्रोडक्शन रहेगा जे जे रूसो का, उसके बाद मानव स्वभाव एवं प्राकृतिक अवस्था रहेगा। अवस्था के बाद रूसो की मूल समस्या क्या है वो रहेगा। फिर उसके बाद उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, सामाजिक समझौता। और उसके बाद थॉमस हॉब्स, उसके बाद हॉब्स हैं, लॉक है और रूसो है। इन तीनों का डिफरेंसेस क्या है, तीनों को कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन में इन तीनों में फर्क क्या है, इनके जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डिफरेंसेस, समानता है, समानता क्या क्या है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद संप्रभुता पर इनका क्या विचार है वो देखेंगे। संप्रभुता के बाद इनकी जो सामान्य इच्छाएं हैं, जर्नल विल्स, इसके बारे में देखेंगे। इनका जो मेन इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है वो जर्नल विल है, वो भी हम देखेंगे अच्छे से। तो आगे इसको देखेंगे। रूसो के अनुसार इच्छा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, जैसे सामान्य इच्छा है, एक होता है एक्चुअल विल, एक होता है जर्नल विल। तो इन दोनों में फर्क क्या है ये देखेंगे अच्छे से। तो समानता के विचारों का समर्थन कैसे करते हैं जे जे रूसो, वो भी देखेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता की संकल्पना क्या है वो देखेंगे। रूसो की रूसो की जो शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली को देखेंगे अच्छे से। और इसका जो राष्ट्रवाद है उसको देखेंगे। राष्ट्रवाद के बाद इनकी आलोचनाएं हैं। इनकी आलोचनाएं क्यों की गई हैं, किस आधार पर, किन किन राइटरों के द्वारा की गई है, वो भी हम अच्छे से देखेंगे। आलोचनाओं के बाद फिर हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष के बाद रूसो की कुछ रचनाएं हैं जो उनको हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर सेट या फिर टीजीटी या पीजीटी में किसी भी चीज की तैयारी में जो संलग्न है, वो हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सभी विद्यार्थियों के लिए। और इसमें बेनिफिशियरी चीजें ये रहेंगी सभी के लिए, क्योंकि हमने अभी बैच शुरू किया है, तो इसको हम कंप्लीट करवाएंगे 3 महीने के अंदर अंदर, जिसमें हमारा पॉलिटिकल साइंस के जो 10 चैप्टर हैं वो 10 के 10 कंप्लीट हम करवाएंगे। तो इसमें क्या है कि नेट जेआरएफ की तैयारी कंप्लीट होगी। और अगर कोई भी विद्यार्थी सेट की तैयारी कर रहा है या फिर राजस्थान सेट की जैसा भी एग्जाम होने वाला है, तो उससे पहले पहले हम कंप्लीट कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कंप्लीट करवाएं। और जैसे टीजीटी पीजीटी या फिर कोई भी विद्यार्थी जैसे कॉलेज से संबंधित है, तो उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो भी इनकी तैयारी से इनकी जो क्लासेस हैं उनसे फायदा उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जे जे रूसो का इंट्रोडक्शन। तो रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में हुआ था। ये इनका जो जन्म है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में हुआ था 1712 में। रूसो ने पहली बार समानता की संकल्पना को प्रस्तुत किया। इनकी जो पहली बार जो समानता के ऊपर विचार दिए थे वो जे जे रूसो के द्वारा ही दिए गए थे। ठीक है, समानता की संकल्पनाओं को प्रस्तुत किया और समुदाय की मान्यताओं को पुनर्जीवित कर दिया। यानी समानता की संकल्पना को प्रस्तुत किया और समुदाय की समानता को पुनर्जीवित किया। ये समुदाय के ऊपर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, तो रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में कौन से विचारक ने विचार दिए हैं, तो वो जे जे रूसो है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं। ठीक है, प्रतिपादित किया और राष्ट्रवाद की संकल्पना का सैद्धांतिक आधार रखा। यानी जो राष्ट्रवाद की जो संकल्पना है उसका विचार जो रखा गया था वो मैकियावेली के द्वारा रखा गया था, लेकिन उसका जो सैद्धांतिक आधार है वो रूसो के द्वारा रखा गया है। रूसो ने नागरिक समाज यानी सिविल रिलीजन, नागरिक धर्म, जो नागरिक धर्म की बात है वो इन्होंने की थी। और रूसो का प्रसिद्ध कथन है कि बुद्धिमान व्यक्ति पतित प्राणी है। रूसो के
के विचारों में प्राकृतिक अधिकारों का कोई स्थान नहीं है। यानी जो रूसो हैं वो प्राकृतिक अधिकार जो जॉन लॉक ने दिए थे, जैसे जीवन है, स्वतंत्रता है और संपत्ति का अधिकार की जो संकल्पना दी थी, तो ये बोलते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों का कोई स्थान नहीं है। तो ये प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हैं और इन्होंने आलोचना जॉन लॉक की भी की थी। ऐसा माना जाता है कि रूसों के हाथों में पहुंचकर प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना मृत हो जाती है। यानी इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की जो संकल्पना है उसको माना ही नहीं। हॉब्स और लॉक की तरह सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वो हॉब्स, लॉक और रूसो, तो इन तीनों के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो राज की और आगे चलकर इसमें राज की उत्पत्ति, मानव स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तो ये इंट्रोडक्शन में ये चीजें जो हमने पढ़ी हैं इनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो मानव स्वभाव एवं प्राकृतिक अवस्था, यानी मानव स्वभाव कैसा है। जैसे मैकियावेली ने मानव स्वभाव को बोला है कि व्यक्ति है जो लालची है, धूर्त है, कायर है। तो ये सारी चीजें मैकियावेली ने बोली। हॉब्स ने भी सेम वही बोला है कि व्यक्ति है जो डरपोक है, लालची है और मौका परस्त वगैरह। इन्होंने मानव व्यवहार को अच्छा नहीं बताया। तो रूसो ने मानव के स्वभाव को पशुवत माना है। वे ना तो अच्छा है और ना ही बुरा है। तो इन्होंने जो मानव व्यवहार को माना है वो पशुवत माना है, यानी ना तो वो अच्छा है और ना ही बुरा है। वह अपने प्राकृतिक पशुवत जीवन में रहता है। रूसो ने व्यक्ति को भद्र पशु यानी नोबल सेवेज की संज्ञा दी है। वह भद्र पशु पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। वह व्यक्ति भद्र इसलिए था क्योंकि इसे स्वयं के प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति सहानुभूति थी। तो वो भद्र पशु जो बोला गया है उसको वो इसीलिए बोला गया था कि क्योंकि वो स्वयं के प्रति प्रेम है उनको और दूसरों के प्रति भी सहानुभूति है। ठीक है, तो अपनी रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो ये इनका बहुत फेमस कथन है और ये कई बार पूछा जाता है कि ये कथन किस ऑथर का है या किस विचारक का है। तो ये जे रूसो का है। समाज के विकास तथा संपत्ति के उद्देश्य से यह स्वतंत्रता लुप्त होने लगी। यानी जो समाज का विकास हुआ और संपत्ति का उदय हुआ, उससे क्या है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता थी वो लुप्त होने लगी। इसी स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करना मूल उद्देश्य है। यानी जो व्यक्ति था भद्र पशु था, जो पहले जो प्राकृतिक अवस्था में था वो उस टाइम स्वतंत्र था और अभी जो उसके बाद जो समाज आया उसमें जो व्यक्ति है वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो ये इन्होंने ऐसा बोला है। यानी जो समाज और संपत्ति का उदय हुआ है उससे व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो लुप्त हो चुकी है। इसके लिए रूसो ने प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा लगाया। यानी प्रकृति की ओर चलो, ये नारा किसने दिया था? ये जे रूसो ने दिया था। अगर ये पूछा जाए कि प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था या फिर ये कथन किसका है, तो जे रूसो का। इसका अर्थ है ऐतिहासिक रूप से लौटना बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो अर्थ है ऐतिहासिक रूप से लौटना नहीं है। इनका जो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति की ओर लौटने का जो नारा है वो ऐतिहासिक रूप से नहीं है। उसका मतलब होता है स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक है, जो वो पहले स्वतंत्र थे उसी हिसाब से। तो रूसो की मूल समस्या क्या है? इसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था की मुक्त स्वतंत्रता संपत्ति और सभ्यता के विकास के पश्चात समाप्त हो गई। यानी इसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था जो थी, रूसो की मूल समस्या क्या है कि ये बोलते हैं कि प्राकृतिक अवस्था की मुक्त स्वतंत्रता, यानी जो प्राकृतिक अवस्था में जो उसकी स्वतंत्रता थी वो संपत्ति सभ्यता के विकास से समाप्त हो गई है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक वैकल्पिक समाज का निर्माण आवश्यक है। तो रूसो के अनुसार मानव के भ्रष्ट होने का कारण समाज और संस्थाएं हैं, मानव स्वभाव नहीं। यानी ये बोलते हैं कि जो मानव का भ्रष्ट होने का जो कारण है
जो मानव स्वभाव का भ्रष्ट होने का कारण है वो मानव स्वभाव नहीं है। उसमें सबसे बड़ा जो योगदान दिया था वो समाज ने दिया और संस्थाओं ने दिया। यानी जब व्यक्ति स्वतंत्र था, अकेला था, तो वो जब व्यक्ति अकेला था और प्राकृतिक अवस्था में था तो वो स्वतंत्र था। उसके बाद जैसे ही समाज बना, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनी, यानी निजी संपत्ति बनी, या फिर संस्थाएं बनी, उस संस्थाओं के द्वारा ही मानव को स्वभाव को उस लेवल पर ला दिया कि मतलब वो भ्रष्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें मानव स्वभाव का कोई गलत योगदान नहीं है। जो भी गलत योगदान रहा है वो समाज और संस्थाओं का रहा है। ठीक है, तो सामाजिक समझौता क्या है इसका, जज रूसो को वो देख लेते हैं। रूसो ने सामाजिक समझौते का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति रखा है, यानी था। जो अगर देखा जाए कि जो सामाजिक समझौते का जो उद्देश्य है, जैसे हॉब्स का क्या था, आत्मरक्षा। तो ऐसे ही जो रूसो का जो सामाजिक समझौता है वो है स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो इन दोनों में ये डिफरेंसेस है, वो आगे भी हम देखेंगे। ठीक है, रूसो ने सामाजिक समझौते की विधि हॉब्स की भ्रांति, परंतु उनका मूल तत्व लोक की भ्रांति है। ठीक है, समझौता हॉब्स की भ्रांति कैसे है ये देख लेते हैं। अब हॉब्स की तरह उसका समझौता कैसे है वो भी देख लेते हैं, और लोक की तरह कैसे है वो भी देख लेते हैं। तो रूसो ने हॉब्स की तरह, या फिर रूसो में भी हॉब्स की भांति एक समझौता पाया जाता है। यानी हॉब्स ने बोला था कि जो सामाजिक समझौता है वो एक ही होता है, उसमें ही सारी चीजें बनी हुई। लेकिन लोक ने ऐसा नहीं बोला। लोक ने बोला था समझौते दो हुए हैं, सामाजिक समझौते। पहले में सिविल सोसाइटी बनेगी, दूसरे में राज और सरकारें बनेंगे। ठीक है, रूसों के समझौते में भी व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार राज्य को सौंप दिए। ठीक है, तो रूसों का राज्य हॉब्स की भ्रांति भी निरंकुश, शक्तिशाली, असीमित, अधेय और अविभाज्य, ये भी ठीक है। रूसों के समझौते में लॉक की जो जॉन लॉक है उसकी विषय वस्तु क्या है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि जो इन्होंने हॉब्स के बारे में बोला है वो क्या बोला है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रूसों ने भी हॉब्स की भांति एक समझौता पाया जाता है, यानी एक समझौता पाया जाता है, ये ठीक है, ये हॉब्स की तरह है। रूसों के समझौते में भी व्यक्ति ने अपने सभी अधिकार राज्य को सौंप देते, ये भी ठीक है। तो रूसों का राज्य हॉब्स की भ्रांति ही निरंकुश, शक्तिशाली, असीमित, अधेय और अविभाज्य है। तो ये हॉब्स की तरह रूसों ने बोला है। ठीक है, तो रूसो अब लोक की तरह क्या बोलते हैं। रूसों ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार समझौते के द्वारा रखा है, यानी जो सामाजिक समझौता हुआ है वो सहमति से हुआ है, तो ये बोलते हैं लोक की तरह। लोक ने भी यही बोला था कि जो व्यक्ति का जो सामाजिक समझौता है वो आपसी सहमति से ही हुआ है, और आपसी सहमति से राज्य या सरकार बनी रह सकती है, अदरवाइज क्रांति के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। तो लोक की भ्रांति रूसों ने समाज को एक मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है। रूसों ने राज्य की प्रकृति, रूसों का राज आंगिक राज्य ऑर्गेनिक स्टेट है, इसमें राज्य को असीमित, अधेय, विभाज्य, सर्वोच्च, शक्तिशाली माना। रूसों ने राज्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं, यानी जो रूसों का राज्य रहेगा उसमें यह है कि जो सिविल जो इनकी जो सामान्य इच्छा से जो स्टेट का निर्माण होगा, फिर उसके बाद जो व्यक्तियों के पास इतना पावर नहीं रहेगा कि वो कुछ कर सके, क्योंकि वो सारा पावर अपना उसी को सौंप देंगे। तो इसको हम आगे देखेंगे गहराई से। तो अभी इनको ये देख लेते हैं जो हॉब्स, लॉक और रूसो, इनका कंपैरिजन करके देख लेते हैं एक बार तीनों में क्या क्या फर्क रहा है। इनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी सामाजिक संविदा या जो सामाजिक समझौता है वो कैसा बना है इन तीनों के अनुसार, वो देखते हैं एक बार। फिर मुख्य कृत्य देख लेते हैं। हॉब्स का बुक था लेवियाथन, जो 1651 में इन्होंने जो रिलीज हुआ था, इन्हें लिखा था। जो ऐसी लॉक का 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है, और रूसो का है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। प्राकृतिक अवस्था को देख लेते हैं। जो हॉब्स बोलते हैं प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, यानी जो समाज बनने से पहले, स्टेट बनने से पहले, सरकार बनने से पहले जो शुरू की जो व्यवस्थाएं थी जिसमें व्यक्ति अकेला रहता था, वो किस टाइप की थी। हॉब्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उस टाइम संघर्ष और भय की स्थिति थी। हॉब्स बोलते हैं जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें संघर्ष और भय की स्थिति थी।
और लॉक बोलते हैं स्वतंत्रता और समानता की स्थिति, यानी व्यक्ति स्वतंत्र था और समानता की स्थिति बरकरार थी। तो यानी स्वतंत्रता और समानता प्राकृतिक अवस्था में थी, लॉक ये बोलते हैं। हॉब्स इसका उल्टा बोलते हैं। तो अभी रूसो क्या बोलते हैं? सरल, स्वतंत्र और अपेक्षाकृत शांत थी। तो हॉब्स क्या बोल रहे हैं? संघर्ष और भय की स्थिति थी प्राकृतिक अवस्था में। और जो लॉक बोलते हैं स्वतंत्रता और समानता की स्थिति थी। और जो रूसो बोलते हैं वो सरल, स्वतंत्रता और अपेक्षाकृत शांत थी। तो लॉक और जो रूसो की जो सामाजिक व्यवस्था थी, या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, प्राकृतिक अवस्था थी, वो लगभग समान है। ठीक है। तो प्राकृतिक मानव क्या था? प्राकृतिक मानव के बारे में क्या है कि स्वार्थी, जो यानी जो प्राकृतिक मानव का मतलब बोला गया मानव स्वभाव उस टाइम कैसा। तो मानव का स्वभाव देखते हैं, हॉब्स बोलते हैं स्वार्थी था, आत्मरक्षा केंद्रित था। ऐसे लोग बोलते हैं तर्कशील था, स्वतंत्र था, स्वाभाविक रूप से सरल और दयालु था। ये लोग रूसो बोलते हैं। तो मानव स्वभाव के बाद मुख्य समस्या क्या थी? तो हॉब्स बोलते हैं मुख्य समस्या प्राकृतिक अवस्था में असुरक्षा और युद्ध की परिस्थिति बनी हुई थी, ये मुख्य समस्या थी। और जो लॉक बोलते हैं संपत्ति की सुरक्षा, यानी जो सामाजिक समझौता हुआ है लॉक के अनुसार वो संपत्ति की सुरक्षा के लिए हुआ है। और हॉब्स बोलते हैं सुरक्षा और युद्ध की स्थिति थी, असुरक्षा और युद्ध की स्थिति के अनुसार ही सामाजिक समझौता हुआ था। और ये बोलते हैं रूसो बोलते हैं असमानता और सामाजिक भ्रष्टाचार, यानी उस टाइम रूसो का ये मानना है कि सामाजिक जो व्यवस्था थी उस टाइम की, यानी जो प्राकृतिक अवस्था जिसको बोला गया है, या फिर जो उसको बोला जाए तो प्राकृतिक अवस्था उस टाइम की ये थी कि व्यक्ति उसमें पहले जो समान था और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, या फिर सामाजिक भ्रष्टाचार पहले नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि असमानताएं बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, उसके अनुसार ही हमें सामाजिक समझौते की जरूरत पड़ी। तो समझौता व्यक्ति और संप्रभु के बीच में ये किसने बोला? हॉब्स ने बोला है। लोग बोलते हैं व्यक्ति, सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक सरकार। जो समझौता हुआ है पहले व्यक्ति ने राजनीतिक समझौता किया है जिसमें समाज और सरकार का निर्माण हुआ है। और रूसो बोलते हैं व्यक्ति, फिर समूहों के बीच में, फिर राजनीतिक समुदाय, यानी पहले व्यक्ति था, फिर समूहों ने राजनीतिक समुदाय का निर्माण किया। ठीक है। तो संप्रभुता जो बोला है, संप्रभु मतलब जो राज्य करेगा या शासन करेगा, वो किस टाइप का होगा? हॉब्स बोलते हैं निरंकुश संप्रभु। और लॉक बोलते हैं जनता में निहित होगी, यानी जो पावर है ये बोलते हैं संप्रभु या निरंकुश शासक में होगी, हॉब्स बोलते हैं। लॉक बोलते हैं जनता में निहित रहेगा, और सेम यही चीज रूसो बोलते हैं जनता में निहित रहेगा जो पावर है। राज्य का स्वरूप कैसा रहेगा? मजबूत और निरंकुश। हॉब्स बोलते हैं जो राज्य का स्वरूप है वो निरंकुश रहेगा या मजबूत रहेगा। और लॉक बोलते हैं सीमित सरकार होगी। और जो रूसो बोलते हैं वो लोकप्रिय जनसंप्रभु सरकार होगी, यानी ये क्या है कि डायरेक्ट ये बोलते हैं कि जो लोकप्रियता या फिर जनसंप्रभु इसका शासन करेंगे, यानी डायरेक्ट प्रशासन की बात ही करते हैं। तो स्वतंत्रता सुरक्षाओं के लिए स्वतंत्र, हाँ, अभी स्वतंत्रता की बात करते हैं तो तीनों राइटरों में थोड़ा अलग अलग डिफरेंसेस है, वो हम देख लेते हैं। जो हॉब्स बोलते हैं सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता सीमित की जाएगी, यानी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है स्वतंत्रता से। प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी, ये बोलते हैं लॉ। और जर्नल विल का पालन ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जो रूसो है वो ये बोलते हैं कि जो जर्नल विल है उसका पालन करना ही स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता में तीनों में फर्क ये हो जाएगा। हॉब्स बोलते हैं कि सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है या किया जाएगा। और लॉक बोलते हैं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही संप्रभु है और प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। और सेम जर्नल विल, जो रूसो का जर्नल विल है, ये बोलते हैं कि अगर व्यक्ति जर्नल विल का पालन कर रहा है तो वो स्वतंत्र है, अदरवाइज उसको सीमित किया जा सकता है।
तो आगे देखते हैं विद्रोह का अधिकार। विद्रोह का अधिकार जो होप्स हैं लगभग नहीं देते हैं। विद्रोह का जो अधिकार यानी क्रांति का जो अधिकार है वो जो होप्स है वो बिल्कुल नहीं देते हैं, नहीं के बराबर है। और लोग विद्रोह का अधिकार देते हैं यानी क्रांति की जा सकती है अगर शासक प्राकृतिक अधिकारों की जिसमें स्वतंत्रता, जिसमें जीवन संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार है उसका पालन संप्रभु नहीं करता है तो क्रांति की जा सकती है, विद्रोह किया जा सकता है। और रूसो बोलते हैं कि जनता की संप्रभुता सर्वोच्च है, यानी जनता की जो संप्रभुता है वो सर्वोच्च है। और अगर जर्नल विल या फिर जनता की जो इच्छा है पूरी नहीं होती है तो की जा सकती क्रांति। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा क्या है? मुख्य अवधारणा यह है कि एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करते हैं होब्स, और नेचुरल राइट की बात करते हैं लोग, और जर्नल विल की बात करते हैं रूसो। तो ये हमारा भी तीनों में डिफरेंसेस हमने देखे हैं, तीनों में जो समानता और असमानताएं जो हमने देखी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे बार बार क्वेश्चन बने हैं हर एग्जाम में। तो संप्रभुता को देख लेते हैं। रूसो की संप्रभुता असीमित है। रूसो क्या बोलते हैं कि जो जर्नल विल है, जो संप्रभु की स्थापना होगी तो उसमें बहुत ज्यादा पावर दे देते हैं। रूसो की संप्रभुता असीमित, अद्य, अविभाज्य एवं कभी त्रुटि न करने वाली संस्था है। रूसो के विचारों में लोकप्रिय संप्रभुता का विचार पाया जाता है। उसने राज्य और संप्रभुता के लिए सामान्य इच्छा यानी जर्नल विल शब्द का प्रयोग किया है। तो जर्नल विल इसकी है क्या वो देख लेते हैं आगे। सामान्य इच्छा का विचार रूसो के विचारों का केंद्र बिंदु है, यानी जो सामान्य इच्छा का जो विचार है वो रूसो का मेन केंद्र बिंदु है। जो सामान्य इच्छा क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। रूसो के अनुसार मानव में दो प्रकार की इच्छाएं पाई जाती हैं, यानी मानव में दो प्रकार की इच्छाएं पाई जाती हैं। समुदाय के कल्याण की इच्छा जिसको रियल विल कहा जाता है, एक स्वार्थ इच्छा जिसको एक्चुअल विल कहा जाता है। यानी मानव में दो प्रकार की इच्छाएं पाई जाती हैं, एक रियल विल है, एक एक्चुअल विल है। जो रियल विल है समुदाय के विकास की इच्छा है, जो एक्चुअल विल है वो स्वार्थपूर्ण इच्छा है यानी स्वयं की इच्छा। सामान्य इच्छा का अभिप्राय समूचे समाज के भलाई की इच्छा है, यानी जो रियल विल है वो समुदाय के लिए है, यानी समूचे समाज के लिए सामान्य इच्छा की बात की गई है। एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम समुदाय की भलाई के लिए काम करते हैं, इच्छा रखते हैं तो उसको रियल विल बोलते हैं। अगर खुद की इच्छा के लिए या खुद की भलाई के लिए हम स्वार्थ के लिए काम करते हैं तो उसको एक्चुअल विल बोलते हैं। और जो जर्नल विल है, जर्नल विल में क्या है कि समुदायों का विकास होता है। यानी यहाँ पर हम एक समुदाय की बात करते हैं, यहाँ हम समूचे समाज की बात करते हैं, यानी समूचे समाज या फिर सारे समाज की जो भलाई के लिए काम करेंगे या फिर जो उनकी भलाई से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, जितने भी इच्छाएं हैं, तो उनको हम जर्नल विल बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर से नहीं आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ। खुद की इच्छा जो होती है व्यक्ति की सेल्फ है, यानी स्वार्थपूर्ण इच्छा, उसको एक्चुअल विल बोलते हैं। समुदाय यानी जिस समुदाय में हम रहते हैं उसकी भलाई की बात करते हैं तो उसको रियल विल बोलते हैं। अगर हम बात करें कि पूरे सोसाइटी की या फिर पूरे समाजों की बात करें, जितना भी मतलब ज्यादा से ज्यादा जिसमें समाज शामिल हो तो उनको हम जर्नल विल बोलते हैं। समूचा समाज, एक समुदाय होता है, एक समाज होता है। जहाँ समाज की बात होगी वहाँ जर्नल विल है, जहाँ समुदाय की बात करेंगे वहाँ रियल विल है, जहाँ खुद की बात करेंगे वहाँ एक्चुअल विल है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सामान्य इच्छा का अभिप्राय सभी की इच्छा नहीं है बल्कि सभी के कल्याण की इच्छा है। जो जर्नल विल है यानी जो जिसको हम सामान्य इच्छा बोल रहे हैं, सामान्य इच्छा का मतलब सभी की इच्छा नहीं है, सभी के कल्याण की इच्छा है। सामान्य इच्छा एक आदर्शवादी संकल्पना है। सामान्य इच्छा गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं। यानी जो सामान्य इच्छा है वो गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है, इसको मापा नहीं जा सकता, इसको ये गुणात्मक है। समुदाय के कल्याण की इच्छा रियल विल का योग, यानी जो रियल विल है उनका योग, मतलब बहुत सारे समुदाय जिन मिलकर एक समाज बनाते हैं, और समाज की जो भी जो मिलकर जितने भी समुदाय हैं जो एक समाज बनाते हैं, उस समाज की जो सॉरी जो समुदाय मिलकर एक समाज बनाते हैं, समाज की जो इच्छा है उसको हम जर्नल विल बोलते हैं। अब हंसा क्या बोलते हैं?
हर्नसा के जो हर्नसा ने कहा है कि लिव्याथन का कटासील रूसों की सामान्य इच्छा है। जो अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, मतलब ये किसका कथन है कि लिव्याथन का कटा सिर ही सामान्य इच्छा है, तो ये किसका है? हर्नसा का है। तो आगे देखते हैं हम रूसों के अनुसार सामान्य इच्छा के विभिन्न रूप क्या है। अब देख, मानव इच्छा हो गई एक, इसमें दो चीजें हैं। पहला है व्यक्ति यानी इंडिविजुअल, दूसरा हो गया समुदाय। जहां हम बात करते हैं व्यक्ति की यानी विशेष व्यक्ति, इच्छाएं दो टाइप की जैसे बताई गई हैं। पहले व्यक्तिगत स्तर पर हम देखेंगे तो व्यक्तिगत स्तर पर दो टाइप की हैं। एक है तात्कालिक यानी एक्चुअल विल, एक है रियल विल। और दूसरी व्यक्तिगत स्तर पर, ठीक है। तो दूसरा समुदाय स्तर पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आएगी हमारी सामान्य इच्छा यानी जर्नल विल। तो अब यहाँ देखते हैं हम तो एक्चुअल विल क्या है और रियल विल क्या, दोनों में फर्क देखते हैं। एक्चुअल विल क्या है कि तात्कालिक स्वार्थ, यानी ये तात्कालिक स्वार्थ है, व्यक्तिगत है, ठीक है। और समूह के परम हित, ये समूह के लिए है यानी समुदाय के लिए। समूह या समुदाय ये स्वार्थ यानी खुद के लिए। तो ये जो तीन प्रकार की जो इच्छाएं हैं, जिसमें व्यक्तिगत, जिसको हम तीन प्रकार की इच्छाएं हैं जिनको हम दो टाइप से समझने की कोशिश करेंगे। व्यक्तिगत स्तर पर जो हम सोच रखते हैं दो प्रकार की, एक एक्चुअल विल होती है, एक रियल विल होती है। और समुदाय के स्तर पर हम रखते हैं दूसरी इच्छा को, तो जो समुदाय की इच्छा होती है। और समुदायों की इच्छाएं, बहुत सारे समुदायों की जो इच्छाएं हैं वो मिलकर बनती है जर्नल विल। तो ऐसे ही जैसे एक्चुअल विल है, ये तात्कालिक स्वार्थ के लिए है, और समूह के परम हित के लिए क्या है? रियल विल है। तो निम्नतम आत्मा की अभिव्यक्ति यानी जो लोअर सेल्फ या हायर सेल्फ की बात करेंगे, ये स्तर है, बदलती रहती है, ये स्तर है, बदलती है, ठीक है। और आगे देखते हैं हम ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मन में भिन्न भिन्न रूप से, मतलब जो एक्चुअल विल है, ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग टाइप की एक्चुअल विल हो सकती है, ठीक है। ये समुदायों के सब सदस्यों के मन में समान रहती है। यानी जो रियल विल, जो एक्चुअल विल है वो हर व्यक्ति में रहती है, लेकिन हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। जो रियल विल है वो व्यक्तियों में लगभग समान होती है, समाज के लिए, समुदाय की भलाई के लिए। और ये जो एक्चुअल विल है, जो रियल विल है, जो रियल विल में जो बहुत सारे समुदाय जुड़ जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे समुदायों को जो योग होगा, जो उनकी इच्छा होगी, उसको हम बोलते हैं जर्नल विल, ठीक है। ये हमारी सामान्य इच्छा, यानी इनका जो योग रहेगा, बहुत सारे समुदायों की इच्छाओं का योग जो रहेगा, उनको हम सामान्य इच्छा बोलते हैं, ठीक है। इनकी जर्नल विल है। तो आगे देखते हैं समानता के विचार का समर्थन इन्होंने कैसे किया है वो देखेंगे। रूसों के अनुसार कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि स्वयं को बेच सके, तथा कोई व्यक्ति इतना धनवान ना हो कि वो दूसरे को खरीद सके। मालिक एवं दास, शासक एवं शासित का भेदभाव समाप्त होना चाहिए। रूसों ने महिलाओं के लिए समान शिक्षा के अधिकारों का समर्थन नहीं किया। तो यहाँ इनकी एक आलोचना भी की जाती है कि जो रूसो है उन्होंने सामान्य ये बात करते हैं समानता की, लेकिन जो महिलाओं के लिए शिक्षा का जो अधिकार है उसका समर्थन रूसों के द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है। तो समानता के विचारों का समर्थन इन्होंने किया है। कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि वो दूसरे को खरीद ले, या फिर कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि वो अपना आप को बेच ले, ठीक है। तो स्वतंत्रता की संकल्पना क्या है इनकी, वो भी देख लेते हैं। रूसों के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ अपनी नैतिक इच्छाओं का पालन करना है। यानी जो स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी नैतिक इच्छाओं का पालन करना है। समुदाय की भलाई के लिए कार्य करना ही स्वतंत्रता है। तो सेबाइन के अनुसार, जो सेबाइन एक ऑथर है, वो बोलते हैं कि रूसों ने स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता कहा है। यानी जो सेबाइन ने रूसों की स्वतंत्रता है उसको क्या बोला है? विरोधाभासी स्वतंत्रता। अगर सवाल आ जाए या क्वेश्चन बन जाए कि रूसों की जो स्वतंत्रता है उसको विरोधाभासी स्वतंत्रता किसने कहा, तो ऑप्शन होंगे उसमें जैसे रूसो, प्लेटो, एरिस्टोटल और फिर सेबाइन आएंगे, तो उसमें सेबाइन ठीक है। तो विरोधाभासी स्वतंत्रता को क्या बोलोगे? पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा। रूसों का कथन है कि जो व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा उस व्यक्ति को स्वतंत्रता होने के लिए बाध्य किया जाएगा। यानी जो सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा उसको
स्वतंत्रता के लिए बाधित किया जा सकता है। इसी कारण इसे फासीवाद विचारधारा का दार्शनिक पिता कहा जाता है। यानी जो फासीवाद जो विचारधारा थी, जो फांसी थी इटली की थी, मुसोलिनी जिसके संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन इनको दार्शनिक पिता फांसीवाद का क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति सामान्य इच्छा का जो पालन नहीं करेगा उसको जबरदस्ती सामान्य इच्छा का पालन करवाया जाएगा, और उस जो सामान्य इच्छा का पालन करेगा उसी में उसकी स्वतंत्रता है। तो इसीलिए इनको फांसीवाद विचारधारा का दार्शनिक पिता भी कहा जाता है। तो रूसो की शासन प्रणाली क्या है वो हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि रूसो की जो शासन प्रणाली किस प्रकार की है, वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जन्मदाता माने जाते हैं। उन्होंने प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का खंडन किया, यानी इन्होंने प्रतिनिधिवादी जो प्रक्रिया है या लोकतंत्र है उसका खंडन किया है, उनकी आलोचना की है, लेकिन इन्होंने क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है, और वो इनके जन्मदाता भी माने जाते हैं। व्यवहारिक समस्या को देखते हुए रूसो ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो केवल ईश्वर के राज्य के लिए उपयुक्त है। रूसो ने लोकतंत्र की मान्यताओं को मूलवादी लोकतंत्र या रेडिकल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। उसके लोकतंत्र को जनमत संग्रही लोकतंत्र भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन बन जाए जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र या फिर जनमत संग्रही लोकतंत्र में से कोई भी ऑप्शन आए तो ये रूसो के विचार हैं दोनों, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैकफर्सन ने अपनी पुस्तक द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी, यानी डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी। अगर ये सवाल पूछा जाए कि जो सीवी मैकफर्सन है उनकी बुक है द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, ये किसके ऊपर लिखी गई थी, या फिर इसमें रूसो को किस टाइप का बताया गया है, या फिर उनका जो लोकतंत्र है उसको किस टाइप का लोकतंत्र बताया गया है। तो रूसो का लोकतंत्र है उसको विकासवादी लोकतंत्र उन्होंने बोला है। तो ये कई टाइप के लोकतंत्र की बात करते हैं, जिसमें से एक टाइप होता है विकासवादी लोकतंत्र रूसो का, ठीक है। तो इसको हम डिटेल्स पढ़ेंगे जब हम सीवी मैकफर्सन को पढ़ाएंगे। तो इनकी बुक्स और इनके जो आइडियाज हैं और जो डेवलपमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने जो बोला है वो हम आगे इनके स्पेशल जो वीडियो बनेगी उसमें हम बताएंगे, ठीक। तो राष्ट्रवाद के बारे में जो रूसो ने बोला है वो क्या बोला है वो देख लेते हैं। रूसो को राष्ट्रवाद के विचार का सैद्धांतिक जन्मदाता माना जाता है, यानी रूसो को राष्ट्रवाद के विचार का सैद्धांतिक जन्मदाता माना जाता है। उसने राष्ट्रवाद को नागरिक धर्म से संबंधित करने का प्रयास किया है। विविधतावादी विचार क्या है तो देखते हैं। रूसो लोकतांत्रिक भी हैं, रूसो व्यक्तिवादी भी हैं, समाजवादी इससे प्रेरणा लेते हैं, समाज और फासीवादी भी इससे प्रेरणा या फिर प्रभावित है। तो अगर क्वेश्चन बने कि ये विविधतावादी विचारक हैं और इनमें से कौन है या कौन नहीं है, तो पूछ सकते हैं कि रूसो लोकतंत्रवादी भी हैं, लोकतंत्र को भी समर्थन करते हैं, व्यक्तिवाद को भी, समाजवादी भी और फासीवाद भी, चारों को समर्थन करते हैं और चारों इनसे प्रभावित हैं, और ये भी चारों से प्रभावित हैं। तो रूसो की आलोचना देख लेते हैं। आलोचना के बाद हम निष्कर्ष पर जाएंगे। तो टॉलमैन ने इनकी जो आलोचना की है वो देखेंगे। टॉलमैन के अनुसार रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता है। यानी जो टॉलमैन है वो बोलते हैं कि जो रूसो है वो आधुनिकी सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता है। यानी जो सर्वाधिकारवादी जो सारे जो पावर है वो सरकार को देने का काम किसने किया है आधुनिक समाज में, तो वो रूसो ने किया है। अब इनकी आलोचनाएं देखते हैं। जैसे सामान्य इच्छा की अस्पष्टता। रूसो ने जर्नल विल को सर्वोच्च माना है, जो सर्वोच्च माना है, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन है। इससे बहुमत के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। यानी जो बहुमत के नाम पर, यानी ये जो बोलते हैं कि जैसे जर्नल बिल बनने के बाद आम व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो उसी को मानने में, अगर वो अलग से कुछ कर रहा है तो उसको दंडित किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इनकी आलोचना होती है, ठीक है।
व्यक्तिवाद और सामूहिकता में विरोधाभास। अभी व्यक्तिवादी भी हैं और सामूहिकतावादी भी, या समूह या समाज के बारे में भी ये बोलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, एक और रूसो व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते हैं, दूसरे व्यक्ति को जर्नल विल के अधीन करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं हम इन दोनों को। तो ये कहने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की भी बात करते हैं, लेकिन जर्नल विल में क्या है कि ये उनको अधीन कर लेते हैं व्यक्ति को। अत्यधिक आदर्शवाद, इनका राजनीतिक दर्शन वास्तविक समाज की जटिलताओं की अपेक्षा एक आदर्श समुदाय की संकल्पना पर अधिक आधारित माना जाता है। यानी ये बोलते अत्यधिक आदर्शवादी है, इसलिए इनकी आलोचना करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवहारिक समस्या, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसकी व्यवहारिक समस्या क्या है देख लेते हैं। रूस और बड़े और आधुनिक राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू करने की कठिनाई पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं। यानी जो बड़े राज्य हैं वहाँ और आधुनिक जो परिस्थिति है वहाँ पर जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो सही साबित होगा या नहीं होगा, इस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। बहुमत के निरंकुशता का खतरा, तो जो बहुमत है उसकी निरंकुशता का जो खतरा है, जर्नल विल की गलत व्याख्या से बहुमत क्या है कि बहुमत अल्पसंख्यक के अधिकारों को दबा सकते हैं। तो जो बहुमत है, बहुमत से क्या है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों को खतरा हो सकता है, ये इसकी बात करते हैं। तो राज्य की अत्यधिक शक्ति में देखते हैं, जर्नल विल को सर्वोच्च मानने से राज्य को व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप का आधार मिल जाता है। जो राज्य को अत्यधिक शक्ति देने की बात करते हैं जर्नल विल से, तो उसमें क्या है कि जो राज्य व्यक्ति पर ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप कर सकता है। प्राकृतिक अवस्था की आलोचना, प्राकृतिक अवस्था और स्वाभाविक मनुष्य की अवस्था में कोई विद्यमान ऐतिहासिक तथ्य के बजाय काल्पनिक मानते हैं। तो ऐतिहासिक बजाय काल्पनिक मानते हैं इसको, ठीक है। तो निष्कर्ष में देखते हैं, निष्कर्ष में क्या है इनका। रूसों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जर्नल विल के बीच संतुलन पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया। तो एक तरफ ये बोलते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता जो समाज और सोसाइटी के आने से या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी के आने से छीन हो गई है या कम हो गई है, उसको बढ़ाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ ये क्या बात करते हैं कि जर्नल विल होगी व्यक्ति को, उसको मानने में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता है। इससे ये चीज, दो चीजें होती हैं, एक ये है कि जो बहुमत का शासन है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को हनन करेगा, और दूसरा जो इन्होंने जर्नल विल का जो सिद्धांत दिया है उसमें जो संप्रभु है वो किसी की बात मानेगा नहीं, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा पावर दे दिया है। ना तो उसको हम हटा सकते हैं, ना ही उसको हम खंडित कर सकते हैं, ना ही उसको क्रांति के जरिए हम डेमोलिश कर सकते हैं। तो इसमें व्यक्ति और जर्नल विल के बीच में कंट्रोवर्सी होती है। फिर भी उनका विचार है कि आधुनिक लोकतंत्र लोकप्रिय संप्रभुता और जन इच्छा की अवधारणाओं के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फिर भी ये सही है। तो आगे देखते हैं इनकी जो रचनाएं हैं रूसो की। तो इनकी जो पहली रचनाएं हम देखेंगे, अगर हम क्रम वाइज चलेंगे तो साइंस ऑफ आर्ट इनका पहला रहेगा, लेकिन हम देखते हैं इनका द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो 1762 में बुक है उसमें क्या लिखा गया है उस पर ध्यान देते हैं थोड़ा। राजनीतिक दर्शन की सबसे प्रसिद्ध कृति है ये, ठीक है। और इसमें जर्नल विल, पॉपुलर सॉवरेनिटी और फ्रीडम की बात की गई है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो रूसो की बुक है उसमें किन किन चीज़ों के ऊपर लिखा गया है, तो सबसे पहले जर्नल विल है, उसके बाद सॉवरेनिटी की बात होती है, फिर फ्रीडम की बात होती है। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ बेसिस ऑफ द इनइक्वालिटी अमोंग मैन, तो इन इक्वालिटी, तो इसमें सामाजिक असमानता की उत्पत्ति की बात की गई है जो 1755 में। और डिस्कोर्स ऑन द साइंस ऑफ आर्ट की बात करें तो ये 1750 में, जिसमें सभ्यता विज्ञान कला की आलोचना की गई है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि सभ्यता विज्ञान और कला की आलोचना किस बुक में की गई है, तो ये है द साइंस ऑफ आर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी ये। तो अगले हम एमाइली ऑन एजुकेशन को देखते हैं। भाषण में शिक्षा और मानव विकास पर बल दिया गया है इसमें। कन्फेशन रूसो की आत्मकथा है। जूली और द नियो होलियस प्रसिद्ध उपन्यास है। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड है। ऐसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज है। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन
एंड द बेसिस ऑफ द इनइक्वालिटी जो हम यहाँ देख चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट है, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी है। तो इनकी जो मेन इंपॉर्टेंट बुक हैं उनमें 2-3 हैं, जैसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट को देख सकते हैं और डिस्कोर्स को देख सकते हैं, साइंस ऑफ आर्ट को देख सकते हैं, एमाइले को देख सकते हैं। बाकी और भी इम्पोर्टेंट हैं, याद रख सकते हैं। तो ये हमारा अभी रूसो का हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो जिस हिसाब से अभी हम चल रहे हैं थोड़ा स्लो है, तो हम कोशिश करेंगे कि आगे चल के थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे हम अगर ज़्यादा धीरे धीरे चलेंगे तो कंप्लीट करवाने में हम दिक्कत रहेगा। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों के जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाएं, और हमारा ये उम्मीद रहेगा कि हम 3 महीने से पहले पहले या 3 महीने तक एग्ज़ाम से 1 महीने पहले हमारा टारगेट रहेगा हम इसको कंप्लीट करवाएं। और जो भी इसमें हमारा जो सिलेबस है, जैसे अभी हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर चल रहा है, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बाद जो हमारे और बचेंगे जो 9 जो पार्ट और भी हैं, जैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, या फिर हम बात करते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशन है, और उसके बाद हम जैसे पॉलिटी की बात करते हैं और लोक प्रशासन की बात करेंगे। तो ये सारे जितने भी चैप्टर बचेंगे वो हम धीरे धीरे कंप्लीट करवाएंगे। आई होप कि आप लोगों की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री क्लासेस हैं, और जो भी विद्यार्थी जिनके पास संसाधन नहीं है वो इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आप लोगों के लिए है। तो आज हमारे क्लास ये आज हम समाप्त करेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा उस पे हम अभी हमारा जो क्या है कि 20 जो राइटर हैं वो कंप्लीट करवाएंगे। 20 के बाद भी कुछ ऐसे राइटर हैं, 15 से 10 से 12 राइटर कुछ ऐसे भी हैं जो सिलेबस से बाहर से आते हैं, क्वेश्चन उनसे हमेशा बनते हैं, वो भी हम कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। तो क्लास से जुड़े रहने